हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 19 अगस्त 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ये जो सेगमेंट होता है यहाँ पर हम डेली जो भी इंपॉर्टेंट के करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते हैं उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। उसके साथ में क्या कुछ एक्सप्लेनेशन बनता है, क्या कुछ की पॉइंट्स निकल के आते हैं इंपॉर्टेंट। तो आप सिर्फ क्वेश्चन पे ही मत फोकस कीजिए, उसके साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन की जाती है उस पर भी फोकस रखिए, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट जो क्वेश्चन बने होते हैं वहाँ से एग्जाम में ना पूछ करके बाकी जो एक्सप्लेनेशन होता है वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसके लिए आप क्वेश्चन पे तो फोकस कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन पर भी फोकस रखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के सबसे पहले प्रश्न के साथ। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में डेंगू वैक्सीन डेंगियाल के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो डेंगू की जो वैक्सीन है जिसका नाम डेंगियाल है, ये देश की पहली वैक्सीन होने वाली है और इसका तीसरा चरण का जो परीक्षण है वो शुरू किया गया है। यानी कि 2 परीक्षण ऑलरेडी पहले किए जा चुके थे जो कि सफल हो गए थे। अब ये तीसरा परीक्षण है जो कि मानव के अंदर यानी कि ह्यूमन के अंदर इसको इंजेक्ट करके ये जो वैक्सीन है इसका परीक्षण किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस देश ने ऐसा किया हुआ है? तो ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन है नेपाल। तो इस प्रश्न का सही क्वेश्चन है सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत। यानी कि अपने देश भारत में डेंगू की वैक्सीन जिसका नाम डेंगियाल है इसके तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया जा चुका है, क्योंकि डेंगू के जो मामले हैं वो काफ़ी ज़्यादा हम लोग हमारे यहाँ देश में देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारे समस्याएं होती हैं डेंगू से संबंधित। तो इससे छुटकारा पाने के लिए, इस बीमारी को दूर भगाने के लिए डेंगू को एक वैक्सीन डेवलप की गई है जिसका नाम डेंगियाल है और इसके 2 परीक्षण ऑलरेडी किए जा चुके हैं और अब की बार ये तीसरा परीक्षण किया जा रहा है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं डेंगू की जो वैक्सीन है। तो बात करें डेंगू की स्वदेशी वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल का तीसरा चरण शुरू हुआ है। क्लिनिकल ट्रायल मतलब यही होगा कि एक ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट करके देखा जाएगा कि आखिर क्या कुछ इसके परिणाम निकलते हैं, कितना कुछ फ़ायदा पहुंचाता है, क्या कुछ ये इसके फैक्ट रहते हैं। इन सभी बात जो चरण होंगे इस तीसरे चरण में इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाएगा। और ये एक स्वदेशी वैक्सीन है, यानी कि भारत के द्वारा डेवलप की जा रही है। तो डेंगू की जो स्वदेशी वैक्सीन है इसका क्लिनिकल ट्रायल का जो तीसरा चरण है ये शुरू हो चुका है। बात करें तो ICMR और पैनेसिया बायोटेक के बीच सहयोग से यह जो वैक्सीन है यह तैयार की जा रही है। यानी कि इसमें कौन कौन सहयोग कर रहा है? तो ICMR और पैनेसिया बायोटेक ये दो कंपनियां हैं, ये इसका सहयोग कर रही हैं इस वैक्सीन बनाने में। बात करें तो उसका चरण फर्स्ट और चरण सेकंड जो था वो 2018 और 19 में ही पूरा हुआ था। यानी कि जो उसका पहला और दूसरा चरण का जो परीक्षण किया गया था वो 2018-19 में ही कर लिया गया था। तीसरा चरण जो है वो अब इसका परीक्षण किया जा रहा है। बात करें नाम की, यानी कि जो वैक्सीन इसका नाम क्या होगा? तो टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन डेंगियाल, ये इसका पूरा नाम होगा। वैसे तो ये डेंगियाल के नाम से जानी जाएगी लेकिन पूरा नाम इसका टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन डेंगियाल। पहले प्रतिभागी यानी कि ऐसे पहला व्यक्ति कौन है जिनको ये परीक्षण किया जा रहा है, जिनके अंदर इंजेक्ट किया जाएगा? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हैं, इनके ऊपर इसका परीक्षण किया जाएगा। ये पहले प्रतिभागी हैं, इनका नाम क्या है? पंडित भगवत दयाल शर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा, क्योंकि ये अपनी तरह की पहली वैक्सीन है जो कि भारत के द्वारा ये डेवलप की जा रही है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने, यानी कि जो DRDO है हमारे यहाँ का डिफेंस सिस्टम है, DRDO ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ किया है? यानी कि एक ग्लाइड बम विकसित किया जा रहा है जो कि लंबी दूरी के लिए है। नाम इसका है गौरव और इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है मिजोरम, सी ऑप्शन है उत्तराखंड और डी ऑप्शन है ओडिशा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओडिशा में DRDO ने लंबी दूरी का ग्लाइड बम जिसका नाम गौरव रखा गया है इसका सफल परीक्षण किया गया है। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं गौरव नाम है इसका और ये एक ग्लाइड बम है जो कि लंबी दूरी तक के लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। बात करें तो रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान जिसे DRDO के नाम से जानते हैं, इसने ओडिशा के तट पर अपनी लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया हुआ है। बात करें किस विमान के द्वारा इसका परीक्षण किया गया, तो लड़ाकू विमान जिसके द्वारा परीक्षण किया गया उसका नाम है Su-30 MKI, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है? Su-30 और
KI ये इसका पूरा नाम है, जिस लड़ाकू विमान के द्वारा ये जो ग्लाइड बम है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। बात करें तो इसका वजन है 1000 किलोग्राम, यानी कि जो ग्लाइड बम है इसका वजन है 1000 किलोग्राम, और इसकी ग्लाइड रेंज यानी कि इसकी जो मारक क्षमता होगी वह 100 किलोमीटर तक ये लंबी दूरी तय करेगा, वहाँ तक ये जो बम है ये कवर करेगा। DRDO आया है, तो DRDO के बारे में अगर हम बात करें तो DRDO का पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में डॉक्टर समीत वी कामत। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिले हुए हैं। तो आप क्वेश्चन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो आपके कवर हो ही रहे हैं, साथ साथ आपके जीके की भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा, आपकी जीके भी बहुत अच्छी होती जा रही है, बहुत अच्छी पकड़ आपकी मजबूत हो जाएगी जीके पर भी, अगर आप इस वीडियो पर रेगुलर बने रहते हैं, पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने MSME सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि भारत और ऐसा कौन सा देश है जिसने MSME यानी कि जो सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग होता है उसके सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो A ऑप्शन है चीन, B ऑप्शन है फ्रांस, C ऑप्शन है अमेरिका, और D ऑप्शन है भारत। तो भारत ऑलरेडी यहाँ पर है ही, तो इसके साथ में ये तो ऑप्शन होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि भारत और अमेरिका देश इन दोनों ने मिल करके MSME सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे अगर हम बात करें तो इंडिया एंड US यानी कि भारत और अमेरिका ने MSME पर ऐतिहासिक समझौते पर ज्ञापन जो है उस पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, और इन दोनों पक्षों में ये नई दिल्ली में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यानी कि जो MSME का जो ऐतिहासिक समझौता था इस पर हस्ताक्षर कहाँ हुए? दिल्ली में, और इन दोनों पक्षों ने यानी इंडिया की तरफ से और अमेरिका की तरफ से इन दोनों पक्ष इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, जिसमें जो भी उद्योग होगा केंद्रीय जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग होगा इस पर दोनों देश मिलकर के काम करेंगे। क्या कुछ संभावनाएं बन सकती हैं, कितना कुछ इसको विकसित किया जा सकता है, इन सभी बातों के बारे में चर्चाएं की जाएंगी, आपस में सलाह की जाएगी। बात करें अगर MSME की तो इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इंपॉर्टेंट है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। वर्तमान में बात की जाए तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्योग मंत्री कौन है? तो श्री नारायण राणे जो हैं ये वर्तमान में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IIT गांधीनगर ने किस IIT के साथ मिलकर सी नर्मदा का कार्यक्रम शुभारंभ किया है? यानी कि जो श्री नर्मदा नाम से जो कार्यक्रम है इसका शुभारंभ किया हुआ है IIT कानपुर ने, और किस IIT ने? तो A ऑप्शन है IIT कानपुर, B ऑप्शन है IIT बॉम्बे, C ऑप्शन है IIT खड़गपुर, और D ऑप्शन है IIT इंदौर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर D, यानी कि IIT इंदौर और IIT गांधीनगर ने मिलकर के सी नर्मदा का शुभारंभ किया हुआ है। आप अगर देखें अगर यहाँ पर तो IIT गांधीनगर ने IIT इंदौर के साथ मिलकर जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से नर्मदा नदी बेसिन प्रबंधन, इसका पूरा नाम है सी नर्मदा का, इसकी स्थापना की है। इसमें क्या होगा, जो नर्मदा नदी है उसका जो बेसिन का क्षेत्र है उसको कैसे प्रबंधन किया जा सकता है, कैसे कुछ वहाँ पर डेवलप किया जा सकता है, इसके बारे में विकास करना, इसकी स्थापना इसीलिए की गई है। तो IIT गांधीनगर और IIT इंदौर ने मिलकर के सी नर्मदा जो कार्यक्रम है इसकी स्थापना की हुई है। बात करें इसका उद्देश्य क्या होगा, तो इसका उद्देश्य होगा कि स्थिति आकलन और प्रबंधन योजना के माध्यम से, यानी कि जो सी नर्मदा की स्थिति आकलन और प्रबंधन योजना के माध्यम से नर्मदा नदी के पारिस्थितिक तंत्र का आकलन और प्रबंधन करना, यानी कि जो नर्मदा नदी होगी उसके आसपास का जो बेसिन का क्षेत्र है वहाँ पर उसका पारिस्थितिक तंत्र जो होगा उसका आकलन और उसका कैसे कुछ प्रबंधन किया जा सकता है इस बारे में कार्य करना, इसी के लिए सी नर्मदा की स्थापना की गई है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे सौर चक्र से सम्मानित किया है? यानी कि अभी हाल ही में सौर चक्र प्रदान किए गए, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे सौर चक्र से सम्मानित किया है? तो A ऑप्शन है वी डेसमंड किन, B ऑप्शन है संजय दत्त, C ऑप्शन है मनोज मित्तल, और D ऑप्शन है पी चिदम्बरम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर A, यानी कि वी डेसमंड किन जो है इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सौर चक्र से सम्मानित किया गया है। आगे हम बात करें तो राष्ट्रपति ने विंग कमांडर वार्नोन डेसमंड किन VM को फ्लाइंग
पायलट हैं ये, इनको सौर चक्र से नवाजा है, यानी कि सौर चक्र इनको प्रदान किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ये विंग कमांडर हैं और ये फ्लाइंग पायलट भी हैं और इनका नाम है वर्नोन डेसमंड किनवेम और इनको ही सौर चक्र से सम्मानित किया गया है। आगे अगर हम बात करें तो विंग कमांडर जसप्रीत सिंह संधू को वायुसेना मेडल के वीरता मेडल से भी इनको सम्मानित किया गया है, यानी कि इसके अलावा जो वीरता वायुसेना मेडल भी प्रदान किए गए जिसके अंतर्गत विंग कमांडर जसप्रीत सिंह संधू हैं, इनको ये वीरता से सम्मानित किया गया है वायुसेना मेडल से। बात करें अगर सौर चक्र की, तो सौर चक्र की जो शुरुआत है वो 4 जनवरी 1952 में हुई थी, जिसे पहले अशोक चक्र श्रेणी तृतीय के नाम से जाना जाता था। यानी कि जब इसकी शुरुआत हुई थी 4 जनवरी 1952 को, तब इसे सौर चक्र का नाम नहीं दिया गया था, बल्कि इसे अशोक चक्र श्रेणी थर्ड के नाम से जाना जाता था। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने इस्तीफा दिया है? यानी कि ऐसे कौन सा देश है जहां के जो उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद जवाद जरीफ, इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति भी हुई थी, लगभग 11 या 12 दिन ही हुए थे इनको नियुक्त हुए और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ए ऑप्शन है ईरान, बी ऑप्शन है मिस्र, सी ऑप्शन है भूटान और डी ऑप्शन है अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईरान देश के जो उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद जवाद जरीफ, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मोहम्मद जवाद जरीफ हैं और इन्होंने ही अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने नियुक्ति के 11 दिन बाद, यानी कि लगभग इनकी जो नियुक्ति हुई थी उसके 11 दिन ही हुए थे और उसके बाद ही इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, अपने पद से त्यागपत्र इन्होंने दे दिया है। बात करें तो जो जवाद जरीफ हैं, ये पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी के कार्यकाल में 2013 से 2021 तक ईरान के विदेश मंत्री भी रहे थे। यानी कि इससे पहले के जो राष्ट्रपति थे ईरान के हसन रूहानी, उनके कार्यकाल में 2013 से लेकर के 2021 तक ये ईरान के विदेश मंत्री भी रहे थे। ईरान आया है तो यहाँ पे बात करते हैं ईरान की राजधानी जो होती है वो तेहरान होती है, मुद्रा होती है रियाल और राष्ट्रपति हैं वर्तमान में यहाँ पर मसूद पेजेस्कियन, इंपॉर्टेंट है। तो राजधानी है तेहरान, मुद्रा है रियाल और राष्ट्रपति यहाँ के हैं मसूद पेजेस्कियन। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो ए ऑप्शन है मिजोरम, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। यानी कि यहाँ जो प्राचीन की जो रत्नागिरी की जो रॉक कलाएं हैं उनको संरक्षित स्मारक के रूप में उनको घोषित किया है महाराष्ट्र के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पदचिन्ह हैं, कई सारे जानवरों के भी पदचिन्ह हैं और इसी को ही स्मारक संरक्षित स्मारक घोषित किया है। तो महाराष्ट्र ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। बात करें अगर तो प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1960 के तहत रत्नागिरी में 1500 से अधिक भू आकृति और शैल चित्रों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। यानी कि इसमें भू आकृति हैं और शैल चित्र हैं, 1500 से अधिक इसमें भू आकृति और शैल चित्र हैं और इनको ही संरक्षित स्मारक घोषित किया है। आगे अगर हम बात करें तो संरक्षित जो क्षेत्र है यह 210 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और ये मध्य पाषाण युग की कलाकृतियाँ विभिन्न जानवरों और पैरों के निशानों को दर्शाती हैं। यानी कि आप यहाँ पे चित्र में भी देख सकती हैं, इसमें लग रहा होगा आपको कि ये चित्र हैं, यहाँ पर रॉक पेंटिंग्स हैं, चित्र हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के जो जानवर हैं उनके पैरों के निशान इनको दर्शाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के जानवरों की कलाकृतियाँ यहाँ पर दर्शाई गई हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो अगला है क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल लॉन्च किया है? यानी कि अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास इस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो ऐसा किसने किया हुआ है? तो ए ऑप्शन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन है राहुल गांधी और डी ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल इस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। तो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने अमृत ज्ञान कोश और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन, जो पोर्टल होते हैं जो भी उद्घाटन किए जाते हैं पोर्टल के, उनसे भी क्वेश्चन बनता है। तो ये अमृत ज्ञान कोश और फैकल्टी डेवलपमेंट नामक एक पोर्टल का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है।
ये जो पोर्टल का विकास, ये जो उद्घाटन हुआ है, इस पोर्टल से मिशन कर्मयोगी का जो दायरा है वह सिविल सेवकों से आगे बढ़ जाएगा। यानी कि जो मिशन कर्मयोगी शुरू किया गया था, अगर मिशन कर्मयोगी की बात करें तो मिशन कर्मयोगी की जो शुरुआत है यह 2 सितंबर 2020 में की गई थी। और मिशन कर्मयोगी के तहत क्या होता है कि इस मिशन के तहत सिविल सेवकों यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो सिविल की तैयारी कर रहे होते हैं, या जो सिविल सेवक होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, और अन्य सरकारी कर्मचारी की जो क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी कि इनको जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो सिविल एग्ज़ाम पास करके आते हैं, वो सिविल सर्वेंट्स या सिविल सेवक और अन्य जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, इनकी जो क्षमताएं होती हैं इसको के लिए, इसको बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। किस प्रकार से कैसे वर्क करना है, किस प्रकार से कैसे कौन सा काम करना है, इसके तहत इनको विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके लिए मिशन कर्मयोगी शुरू किया गया था। तो उसी के तहत ही, मिशन कर्मयोगी के तहत ही अमृत ज्ञान कोष और फैकल्टी डेवलपमेंट का भी उद्घाटन किया गया है, जिसके तहत ये जो मिशन कर्मयोगी का दायरा है, जिसमें सिविल सेवक आते हैं, ये और आगे बढ़ जाएगा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने HNIs के लिए विशेष प्राइम्स क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? यानी कि ऐसा कौन सा बैंक है जिसने NHIs के लिए विशेष जो प्राइम्स क्रेडिट कार्ड है इसको लॉन्च किया है? तो ए ऑप्शन है SBI बैंक, बी ऑप्शन है कैनरा बैंक, सी ऑप्शन है एक्सिस बैंक और डी ऑप्शन है HDFC बैंक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्सिस बैंक ने HNI के लिए विशेष प्राइम्स क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आगे हम अगर बात करें तो एक्सिस बैंक ने HNIs के लिए विशेष प्राइम्स क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो 5 लाख रुपए की ज्वाइनिंग फीस और 3 लाख रुपए की वार्षिक फीस के साथ एक अल्ट्रा प्रीमियम पेशकश है। यानी कि इसमें 5 लाख रुपए की ज्वाइनिंग फीस होगी और 3 लाख रुपए की जो वार्षिक फीस होगी, इसके साथ एक अल्ट्रा प्रीमियम पेशकश है। यानी कि इसमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। प्रीमियम्स है, प्रीमियम आप सभी लोग जानते हैं, कई सारे ऐप्स भी होते हैं जो प्रीमियम होते हैं, इसको अलग से परचेज किया जाता है पैसे दे करके। तो उसमें हमको कई सारी क्वालिटी मिलती है, कई सारी हमको वहाँ पर ऑफर्स वगैरह मिलते हैं। तो उसी के तहत उसमें कई सारे हमको सुविधाएं देखने को मिलती हैं। तो इसी तरह से यह भी होगा, यह एक अल्ट्रा प्रीमियम पेशकश है जिसके तहत हमको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं इसमें देखने को मिलेंगी। बात करेंगे लाभों के बारे में, यानी कि इसमें क्या क्या लाभ होगा, तो इसमें लग्जरी होटल में ठहरना ये प्राइम्स कार्ड के अंतर्गत होगा। यानी कि इसमें आपको इतनी जो ज्वाइनिंग फीस है और इतने रुपए की वार्षिक फीस है आपको इसमें सबमिट करनी होगी। इसके तहत आपको इसमें विभिन्न प्रकार के अल्ट्रा प्रीमियम के जो फायदे हैं वो दिए जाएंगे, जिसमें आप किसी भी लग्जरी होटल में ठहर सकते हैं, निजी जेट का आप उपयोग कर सकते हैं, विशेष भोजन और एक व्यक्तिगत कंसीजियस सेवा शामिल है। यानी कि मतलब आप अपनी एक लग्जरी लाइफ इसके अंतर्गत जी सकते हैं। कहीं होटल में, लग्जरी होटल में गए तो आपके पास अगर ये कार्ड है, वहाँ पर आप ठहर सकते हैं, निजी जेट का आप उपयोग कर सकते हैं, विशेष जो भी भोजन है, होटल में जाते हैं अच्छे प्रकार का आपको भोजन वहाँ पर मिलेगा, और व्यक्तिगत जो कंसीजियस सेवाएं हैं उन सभी का उपयोग आप इसमें कर सकते हैं इस प्राइम्स क्रेडिट कार्ड के द्वारा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसके लिए आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखा कीजिए, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ से। तो चलिए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज की है? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ के वैज्ञानिकों ने जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इनको कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज की? यानी कि ऐसी कवक, ऐसा फंजाई जो कि प्लास्टिक को खा जाता है, इसकी उन्होंने खोज की है। तो ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन है चीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जर्मनी देश के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज इन्होंने की हुई है। आगे अगर हम बात करें तो जर्मन वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाली कवक की इन्होंने खोज की है। यह विशेष रूप से पॉलीयूरेथेन को तोड़ने में सक्षम कवक की पहचान की है। यानी कि इन्होंने जो कवक खोजा है तो वो क्या करता है, जो पॉलीयूरेथेन होता है जो कि प्लास्टिक में पाया जाता है, इसको तोड़ने में सक्षम है, यानी कि इसको नष्ट करने में ये सक्षम है। अध्ययन में पाया गया कि यह प्लास्टिक को विघटित करने में अलग अलग दक्षता वाले 18 कवक उपभेदों की यहाँ पर पहचान की गई है। यानी कि जो स्टडी की गई, जब अध्ययन किया गया तो उसमें पाया गया कि जो प्लास्टिक को विघटित करते हैं, प्लास्टिक को जो तोड़ते हैं, उनको अलग अलग दक्षता वाले 18 कवक के उपभेदों की पहचान यहाँ पर की गई है। बात करें तो प्लास्टिक खाने वाले जो कवक है यह मुख्य रूप से एस्परगिलस और पेस्टलोटियोप्सिस प्रजाति से पॉलीयूरेथेन को तोड़ने की क्षमता को दिखाते हैं। यानी कि ये कौन सी प्रजाति के हैं, तो मुख्य रूप से एस्परगिलस और
टिओप्सिस प्रजाति से हैं, जो कि पॉलीयूरेथेन को तोड़ने की जो इनकी क्षमता होती है ये इनमें पाई जाती है, जिसके कारण ये प्लास्टिक को भी नष्ट कर देते हैं या प्लास्टिक को ही खा जाते हैं। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।